नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है, जैसे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके उपयोग क्या हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि वो सब कुछ जो आजकल परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ये लेंस पर कंप्लीट वीडियो होने वाली है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का भाग होता है जो कि एक कांच का टुकड़ा होता है और इसके दोनों सिरे पारदर्शी होते हैं, यानी ऐसे कांच का टुकड़ा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो लेंस और दर्पण में फ़र्क क्या है? पिछली वीडियो में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। तो जो दर्पण होता है ना, उसका एक सिरा पॉलिश होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। लेकिन जो लेंस होता है, इसका कोई भी सिरा पॉलिश नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, इसका एक सिरा आप देखेंगे कि ये पॉलिश है, राइट साइड आप देख रहे हैं पॉलिश है और लेफ्ट साइड पॉलिश नहीं है। और जो कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, इसका कोई भी सिरा पॉलिश नहीं है। तो यही दोनों में अंतर होता है। दर्पण और लेंस में अंतर क्या है? दर्पण का एक सिरा पॉलिश होता है और जो लेंस होता है, इसका कोई भी सिरा पॉलिश नहीं होता, यह पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और लेंस को यदि टुकड़ों में तोड़ा भी जाए ना, तो प्रत्येक टुकड़ा लेंस की भांति ही कार्य करेगा। और जो मोटा लेंस होता है, ये किरणों को दूर तक नहीं भेजता है। पतला लेंस किरणों को दूर तक भेजता है, अतः दूर तक देखने के लिए पतले लेंस का प्रयोग किया जाता है और नज़दीक देखने के लिए मोटे लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मोटा लेंस कौन सा होता है और पतला लेंस कौन सा होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो लेंस के प्रकार देख लेते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो लेंस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। पर जो उत्तल लेंस है ना, इसी के आगे तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस मतलब कि दो कॉन्वेक्स लेंस, जब दो उत्तल लेंस को जोड़ दिया जाए तो उन्हें उभयोत्तल लेंस कहा जाता है। दूसरा इसका प्रकार है उत्तला अवतल लेंस। तो जब उत्तल और अवतल लेंस को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे उत्तला अवतल लेंस कहा जाता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। और तीसरा इसका प्रकार है समतल उत्तल लेंस। तो जब प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे समतल उत्तल लेंस कहा जाता है। तो ये उत्तल लेंस के तीन प्रकार हो गए। दूसरा है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के भी तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है उभयावतल लेंस। उभया अवतल लेंस यानी कि जब दो अवतल लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे उभया अवतल लेंस कहा जाता है, डबल कॉनकेव लेंस कहा जाता है। दूसरा प्रकार है समतल अवतल लेंस। तो जब प्लेन और कॉनकेव लेंस को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। और तीसरा प्रकार है उत्तला अवतल लेंस। तो उत्तला अवतल लेंस क्या होगा? जब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसे उत्तला अवतल लेंस कहा जाता है। तो ये लेंस के प्रकार हैं, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो ही प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐसा लेंस होता है जो मध्य में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो ये जो लेंस होता है, ये मध्य में मोटा होता है, इसी को उत्तल लेंस कहा जाता है। और ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित करता है, कन्वर्स करता है। कन्वर्स मतलब कि ये किरणों को एक जगह पर फोकस करता है, अर्थात ये किरणों को
समीप ला देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी किरणें आ रही हैं, किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएंगी। जो प्रकाश की किरणें हैं ये हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएंगी। ये दर्पण वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने दर्पण वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर आपने पहले देखी होगी तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तल लेंस है ना, जो ये किरणें आती हैं, इनको एक जगह पर फोकस करता है, समीप ला देता है। इसी पॉइंट को इसका फोकस पॉइंट कहते हैं। तो उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इसमें किया जाता है। इसका उपयोग कैमरे लेंस में भी किया जाता है, क्योंकि वे स्पष्ट तस्वीर के लिए प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कैमरे के लेंस में भी इसका उपयोग होता है। और जो ओस की बूंदें होती हैं, जिन्हें शबनम कहते हैं, तो ओस की बूंदें भी अवतल लेंस की भांति ही कार्य करती हैं। और हमारी जो आंखें हैं, मानव नेत्र, ये भी उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करता है। इसका उपयोग आंख के सामने आने वाली रोशनी को तेजी से मोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि फोकस बिंदु छोटा हो जाए और जो प्रकाश है ये रेटिना पर ठीक से केंद्रित हो जाए। तो जो मानव नेत्र है ये भी उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करता है। तो उत्तल लेंस के हमने उपयोग देख लिए। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकार तो मैंने आपको पहले भी बता दिए। इसके प्रकार से डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर हाँ इतना जान लीजिए, ये पूछ लिया जाता है कि उभयोत्तल लेंस किससे मिलकर बना होगा। उभयोत्तल लेंस दो उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है। इसके दोनों ही पृष्ठ उत्तल लेंस के होते हैं। दूसरा है समतल उत्तल लेंस। तो इसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है, यानी कि एक भाग उत्तल लेंस का बना होगा और दूसरा भाग समतल लेंस का बना होगा। तीसरा प्रकार है उत्तला अवतल लेंस। इसमें क्या है, उत्तल भी है और अवतल भी है, यानी कि इसका एक भाग उत्तल लेंस से और दूसरा भाग अवतल लेंस से बना होगा। तो यहाँ से बस इतना ही पूछा जाता है। अब इसके बाद हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो आगे हम देखेंगे। पहले हम समझ रहे हैं कि उत्तल और अवतल लेंस होता क्या है, इनका उपयोग क्या है। तो उत्तल लेंस हमने देख लिया, अब हम अवतल लेंस देखते हैं। तो अवतल लेंस क्या होता है? तो ऐसे लेंस जो मध्य में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। तो उत्तल लेंस का ये विपरीत है। उत्तल लेंस में हमने पढ़ा कि वो किनारों में पतले होते हैं लेकिन बीच में मोटे होते हैं, पर जो अवतल लेंस है ये बीच में पतले होते हैं पर किनारों पर मोटे होते हैं। इन्हें अवतल लेंस कहा जाता है। और यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित करते हैं और इसी कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। जो उत्तल लेंस था वो क्या करता था, किरणों को एक जगह फोकस करता था, जिस कारण उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फोकस नहीं करता बल्कि उन्हें फैला देता है, पसार देता है। इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला देता है और अतः इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और यह लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। तो जो अवतल लेंस होता है ये दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। तो अवतल लेंस का उपयोग क्या है, तो इसके उपयोग देख लेते हैं। तो जो पानी का बुलबुला होता है ना, ये अवतल लेंस की भांति काम करता है। दूसरा इसका उपयोग क्या है कि चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में परेशानी होती है ना, तो कौन सा चश्मे का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग क्या है, तो फ्लैश लाइट में अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। और चौथा उपयोग है कि पीप होल। तो पीप होल क्या होता है, तो दरवाजे के बीच में एक छोटा सा होल बनाया जाता है और उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम इस छिद्र से दरवाजे के बाहर देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति आया है, यानी कौन आया है।
तो पीप होल क्या होता है? दरवाजे का दर्शक कहते हैं इसे। छोटा सा छिद्र बनाते हैं और उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है जिसे दरवाजे के बाहर देखा जा सकता है। तो पीप होल में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और ये पूछा गया एग्जाम में, इसे याद रखेगा। तो जैसे हमने उत्तल लेंस के प्रकार देखे, उसी प्रकार अवतल लेंस के भी प्रकार हैं, जहाँ से बस यही पूछा जाता है कि कौन से लेंस से मिलकर बने हैं। जैसे पहला प्रकार है उभया अवतल लेंस, तो वो उभया उत्तल लेंस था और ये उभया अवतल लेंस है। तो जब उभया अवतल लेंस हो यानी कि इसके दोनों भाग अवतल लेंस हैं। दूसरा प्रकार है समतल अवतल लेंस, तो समतल यानी कि एक भाग इसका समतल लेंस होगा और अवतल दूसरा भाग इसका अवतल लेंस होगा, तो इसे कहेंगे समतला अवतल लेंस। इसके बाद है उत्तला अवतल लेंस, तो इसका एक भाग उत्तल लेंस होगा और दूसरा भाग अवतल लेंस होगा, तो इसे कहेंगे उत्तला अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस के प्रकार हैं जहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ये कौन से भाग से मिलकर बने हैं। बस यहाँ से यही प्रश्न बनता है। तो आगे अब हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो देख लेते हैं। तो पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है वो देख लेते हैं। तो हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब का बनना देखा था ना। तो जो अवतल दर्पण होता है वो उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, यानी कि अगर हम प्रतिबिंब का बनना देखें तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण के भांति इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस में भी 6 पॉइंट होंगे जैसे हमने अवतल दर्पण में देखा था। तो इसका जो प्रतिबिंब का बनना होता है ना, बहुत ही आसान है, इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डायग्राम आपको बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा पहले हम ये देख लेते हैं। तो बीच में कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है और इसके बीच में जो ये रेखा गुजर रही है इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और इसके बीच में जो ये पॉइंट है जिसे हम ओ कहते हैं, ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में से प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट होगा इसका फोकस, जिसे मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसे एफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे कि लेंस के राइट साइड में भी फोकस है और लेफ्ट साइड में भी फोकस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दर्पण था, दर्पण का एक भाग पॉलिश होता है, तो किरणें केवल एक तरफ से आ सकती हैं क्योंकि दूसरा भाग तो पॉलिश है। लेकिन जो लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई भाग पॉलिश नहीं होता। तो लेफ्ट साइड से भी किरणें आ सकती हैं, राइट साइड से भी किरणें आ सकती हैं। तो इसके दोनों ओर राइट साइड भी फोकल पॉइंट होगा और लेफ्ट साइड भी फोकल पॉइंट होगा। तो ये इसका मुख्य फोकस है। उसके बाद फोकस के बाद जो अगला पॉइंट है दर्पण में, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर भी उसे हम वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं या उसे 2F भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दूरी फोकस दूरी से दोगुनी है, इसीलिए इसे 2F कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एक जगह F1 लिखा हुआ है, एक जगह F2 लिखा हुआ है। तो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड होगा वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं और जो राइट साइड होगा वहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो जैसे लेफ़्ट साइड आप देखेंगे तो F1 होगा, 2F1 होगा और राइट साइड पर F2 होगा और 2F2 होगा। और जो अगला पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, यानी कि अनंत, जिसकी कोई दूरी नहीं होगी। तो हमने पॉइंट देख लिए। अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो जो उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब बनेगा ना, इसके 6 पॉइंट होंगे, यानी कि 6 जगह पर वस्तुएं रखी जाएंगी और आपसे इसका प्रतिबिंब पूछा जाएगा और आप इसको रटते हैं, रटना नहीं है। तो जो वस्तुएं होंगी वो लेफ़्ट साइड पर रखी जाएंगी और जो उसका प्रतिबिंब होगा वो राइट साइड पर बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो देखिए, तो मान लीजिए ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब। तो सबसे पहले जो वस्तु है उसे अनंत पर रखा जाएगा, इन्फिनिटी पर रखा जाएगा। तो जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब F2 पॉइंट पर बनेगा। तो बस आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि लेफ़्ट साइड पर पहले पॉइंट पर अगर यानी कि अनंत पर वस्तु रखी गई तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। अब इसके बाद
आगे बहुत ही आसान है। बस एक एक पॉइंट पर वस्तु और प्रतिबिंब को आगे खिसकाना है। जैसे अगला पॉइंट क्या है, अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। ये सेकंड पॉइंट है। एक स्टेप हम आगे बढ़े तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो F2 के बाद अगला पॉइंट है F2 और 2F2 के बीच में। तो जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाएगा तो जो उसका प्रतिबिंब है वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अब वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा। तो जब यहाँ पर वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा तो आप ही बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हाँ, आसान है ना। अब इसका प्रतिबिंब अगले पॉइंट यानी कि 2F2 पर बनेगा। जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। एक स्टेप हमने आगे खिसकाया है। उसके बाद 2F1 के बाद वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर वस्तु को अब हम एक स्टेप आगे लेकर गए हैं। तो यहाँ पर वस्तु को हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा है। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। तो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 2F2 और अनंत के बीच में यानी कि इन्फिनिटी के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट क्या है कि अब वस्तु को एक स्टेप आगे F1 पर रखेंगे। तो जब वस्तु को F1 पर रखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। तो राइट साइड भी एक स्टेप आगे कर दो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब इसका आखिरी पॉइंट है कि अब वस्तु को F1 और O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो राइट साइड पर आप देखेंगे कि इन्फिनिटी के बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इस केस में इसका प्रतिबिंब राइट साइड में नहीं बनेगा बल्कि लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगा। यानी कि जहाँ पर वस्तु रखी जाएगी ना वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 6 केस में इकलौता ऐसा केस है जहाँ पर जो प्रतिबिंब है जहाँ पर वस्तु रखी जा रही है उसी ओर बनेगा। बाकी 5 केसों में आपने देखा कि जहाँ पर वस्तु रखी जा रही है उसके विपरीत यानी कि दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण के केस में भी हमने पढ़ा था कि 5 केस ऐसे थे जहाँ पर प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा था, लेकिन छठे केस में प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा था। उसमें हमने देखा था कि जो वस्तु है और प्रतिबिंब है वो एक दूसरे के निकट आ रहे थे। यानी कि अगर राइट साइड पर वस्तु को हम बढ़ा रहे थे तो प्रतिबिंब लेफ्ट साइड पर आ रहा था, यानी एक दूसरे के क्लोज आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर दर्पण की एक साइड पर पॉलिश हुआ था। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उत्तल लेंस है अगर हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं राइट साइड में तो जो उसका प्रतिबिंब है वो भी एक स्टेप राइट साइड आगे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप हमें बढ़ाना है। बस ये आप डायग्राम बना लेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही जो हमने देख लिया, वो क्या होता है कि वस्तु की स्थिति और उसके प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाती है। कैसे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, और जब वस्तु को 2F1 से परे, F1 से परे मतलब कि उसके आगे अनंत है, तो इन दोनों के बीच में ही अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तीसरा केस है कि 2F1 पर ही अगर वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ये सब हमने डायग्राम में देख लिया ना, वही हम पढ़ रहे हैं। चौथा केस है कि 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा। 2F2 से परे यानी कि 2F2 और अनंत के बीच में। पांचवा केस है कि अगर वस्तु को हम F1 पर ही रखें तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और छठा केस है कि अगर हम वस्तु को F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में रखें तो जिसका प्रतिबिंब है वो वस्तु की तरफ ही, यानी कि वो वस्तु की तरफ ही जो लेंस है इसके पीछे बनेगा। तो ये 6 केस हैं जो हमने पढ़ लिए और ये आप डायग्राम बनाकर आसानी से बता देंगे। अब इसके बाद
इसके प्रतिबिंब का आकार पूछा जाता है और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाती है। आकार में पूछा जाता है कि बताइए जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा। तो इसे याद रखना भी आसान है। शुरुआत में क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो कैसे? तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा यानी कि इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो वस्तु बहुत ही दूर है यानी कि इन्फिनिटी पर है, तो इसके जो प्रतिबिंब का आकार है वो भी अत्यधिक छोटा होगा यानी कि बिंदु के आकार का होगा। अब धीरे धीरे जो वस्तु है वो लेंस के करीब आती जाएगी और जो उसके प्रतिबिंब का आकार है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले केस में क्या है कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब भी अत्यधिक छोटा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। दूसरे केस में क्या आएगा कि अब जो वस्तु है वो लेंस के नज़दीक आ रही है। जब वस्तु 2f1 से परे होगी यानी कि अनंत और 2f1 के बीच में होगी तो जो इसके प्रतिबिंब का आकार बनेगा अब छोटा बनेगा। पहले बहुत ही छोटा था, अब उसे थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर भी ये छोटा होगा। तो ये हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कि छोटा होगा या बड़ा होगा? तो किससे छोटा या बड़ा होगा? तो वस्तु से, यानी कि जिस वस्तु को रखा जा रहा है उसी की इमेज बन रही है तो उस वस्तु से छोटा होगा। उसके बाद अब वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, 2f1 पर लेके आएंगे। तो जब वस्तु को 2f1 पर लेकर आया जाता है ना तो वस्तु का वही आकार होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो समान आकार का बनता है यानी कि जिस साइज की वस्तु है उसी साइज की इमेज बनेगी। तो कब बनेगी? तो जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाएगा तो समान आकार का इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब आकार समान हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा। पहले आकार सबसे छोटा था, फिर छोटा हुआ, अब समान आकार है तो समान आकार के बाद अब इसका जो साइज है वो बढ़ेगा क्योंकि अब वस्तु लेंस के और नज़दीक आ रही है। तो जब 2f1 और f1 के बीच में होगी तो जो इसका आकार है वो बढ़ा हुआ होगा यानी जो वस्तु है वस्तु से इसका जो आकार है उससे बड़ा होगा। और जब वस्तु को f1 पर लाया जाएगा ना तब इसका आकार सबसे बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा आकार वस्तु का कब होगा? जब इसे f1 पर लाया जाएगा। उसके बाद छठा केस है कि जब वस्तु को f1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में लाया जाएगा तब इसका आकार बढ़ा हुआ होगा लेकिन अत्यधिक बड़ा नहीं होगा। अत्यधिक बड़ा तभी था जब इसे f1 पर लाया गया था। अब जब इसे f1 और O के बीच में रखा जाएगा तब भी इसका आकार बड़ा तो होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ाकर हमें इसी प्रकार इसको बढ़ना है कि पहले बिंदु के आकार का होगा, फिर उसे छोटा होगा, फिर उसके बाद सेम साइज का हो जाएगा। जब सेम साइज का हो गया अब बढ़ना शुरू होगा तो बड़ा होगा, अब अत्यधिक बड़ा होगा यानी कि सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये तो प्रतिबिंब का आकार हो गया। अब प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा होगा। तो ये मैंने आपको दर्पण वाली वीडियो में बताया था कि जो प्रतिबिंब बनता है ना यानी कि इमेज बनती है ये दो प्रकार की बनती है। एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपने पिछली वीडियो ना देखी हो। तो जो प्रतिबिंब होता है ना ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं। तो इसमें प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी कि एक बिंदु पर दोनों किरणें, प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं तब बनने वाले प्रतिबिंब को रियल इमेज कहा जाता है। और यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होती है, ये हमेशा उल्टी होती है। तो यही याद रखना है आपको कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर किरणें मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और यहाँ से याद रखने योग्य बात क्या है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है, पर जो आभासी प्रतिबिंब होता है
वर्चुअल इमेज होती है ये हमेशा सीधा बनती है। तो अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति देखते हैं। तो जो उत्तल लेंस है ना, इसके 6 केस थे, जिनमें से 5 केस में जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब तक वस्तु को जो लेंस था उसके लेफ्ट साइड पर हम रख रहे थे और जो उसका प्रतिबिंब था उसके राइट साइड पर बन रहा था, तब तक जो प्रतिबिंब था वो वास्तविक यानी कि रियल और उल्टा बनेगा। लेकिन जो छठा केस है ना, यहाँ पर हमने देखा था कि जो वस्तु है वो भी लेफ्ट साइड है और जो इसका प्रतिबिंब है वो भी वस्तु की तरफ है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वैसे तो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक ऐसा केस है जहाँ पर इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, वो छठा केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु है वो F1 और O के बीच में है और जो उसका इमेज बन रहा है ना, वो भी लेंस में वस्तु की तरफ ही बन रहा है। तो इसीलिए जो इसका प्रतिबिंब है वो इस केस में आभासी और सीधा बनता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमने देख लिया। अब हम अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो देखते हैं। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत ही आसान है। जैसे जो उत्तल लेंस था वही हमें याद रखना होता है, उसमें 6 पॉइंट होते हैं, लेकिन जो अवतल लेंस है इसमें केवल 2 ही पॉइंट हैं, यानी कि केवल 2 ही जगह पर वस्तु को रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब पूछा जाता है। और अवतल लेंस के केस में जो वस्तु होती है वो रखी भी लेफ्ट साइड पर जाती है और इसका प्रतिबिंब भी इसी ओर बनता है। इसीलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा ये हमेशा आभासी और सीधा ही बनेगा, क्योंकि जिस ओर वस्तु रखी जा रही है प्रतिबिंब भी उसी ओर बन रहा है। तो अवतल लेंस के केस में प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक और उल्टा नहीं बनता। इसके केस में हमेशा ही प्रतिबिंब आभासी और सीधा ही बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस ओर वस्तु रखी जाएगी, अभी हम देखेंगे, प्रतिबिंब भी उसी ओर बनेगा। तो सबसे पहले जो वस्तु है उसे अनंत पर रखा जाता है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो F1 पर बनता है। तो ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस क्या है कि जो वस्तु है इसे अनंत तथा O के बीच में कहीं पर भी रख दिया जाता है, यानी कि चाहे 2F1 पर रख दो, चाहे F1 पर रख दो, यानी कि अनंत से लेकर जो ये O है इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख दो, इसका जो प्रतिबिंब है वो F1 तथा O के बीच में ही बनेगा। यानी हम अनंत तथा O के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखें, इसका प्रतिबिंब इमेज F1 तथा O के बीच में ही बनेगी। तो इसमें केवल 2 ही केस हैं, तो इसको हम टेबल में देख लेते हैं। तो पहले केस में हमने जो वस्तु है इसे अनंत पर रखा तो इसका प्रतिबिंब F1 पर बना। और दूसरा केस क्या है कि अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के मध्य कहीं पर भी वस्तु को रख दो, जो इसका प्रतिबिंब है वो F1 तथा O के मध्य ही बनेगा। तो ये तो हो गया वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? तो पहले केस में जब वस्तु अनंत पर होती है ना, तो याद रखिएगा हमेशा ही उसका आकार सबसे छोटा बनता है। केवल हमेशा ही प्रतिबिंब का आकार सबसे छोटा बनता है, बिंदु के साइज का बनता है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो जो इसका प्रतिबिंब है वो अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनेगा। और दूसरे केस में, और जैसे ही वस्तु को थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो बिंदु आकार से थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा, लेकिन फिर भी वस्तु के आकार से छोटा ही बनेगा। लेकिन फिर भी वस्तु के आकार से तो छोटा ही बनेगा। तो यह प्रतिबिंब का आकार। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो हमेशा अवतल लेंस के केस में मैंने आपको बताया कि जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा ही बनेगा। तो आभासी और सीधा ही क्यों बनेगा? क्योंकि वस्तु को जिस ओर रखा जा रहा है प्रतिबिंब भी उसी ओर बन रहा है। जैसे हमने देखा था कि उत्तल लेंस के केस में केवल एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा था। जब वस्तु को जिस ओर रखा गया था उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा था ना, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब था वो आभासी और सीधा था। बाकी उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। बस केवल एक ही केस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। और जो अवतल लेंस है इसमें हमेशा ही प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो आगे अब हम दृष्टि दोष देख लेते हैं।
वैसे तो इसे हम नेत्र वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस है इनका उपयोग दृष्टि दोष में होता है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता और इसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। जो इमेज बनती है ये हमारे रेटिना पर क्लियर नहीं बन पाती, इसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। और दृष्टि दोष के प्रकार कौन कौन से हैं? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और आबिंदुकता। तो इसमें से मुख्य रूप से 3 दृष्टि दोष पूछे जाते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई दें परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें। तो इसका नाम तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती और इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की जो फोकस दूरी है ये बढ़ जाती है। तो हमारे आँखों में भी लेंस होता है, तो हमारी आँखों के लेंस और रेटिना के बीच में जब फोकस दूरी बढ़ जाती है ना, जिसके कारण क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। जो प्रतिबिंब होता है ना, जो नॉर्मल विजन है वहाँ रेटिना पर बनेगा, लेकिन जब मायोपिया हो जाता है तो ये रेटिना से थोड़ा आगे बनने लगता है, जिसके बाद क्या होता है कि हम निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे जो प्रतिबिंब है वो फिर से रेटिना पर बनता है और हमें दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग होता है। और इसे याद रखना भी आसान है। कैसे? तो देखिए, निकट और दूर आप लिख लीजिए। निकट में आप देखेंगे तो 3 अक्षर हैं, बड़ा है, और दूर में 2 ही अक्षर हैं, छोटा है। तो इसी प्रकार सामने आप लेंस लिख लीजिए। तो अवतल और उत्तल में बड़ा वाला कौन सा है, यानी कि जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं वो कौन सा है? तो अवतल। और इधर आप जो दृष्टि दोष देख रहे हैं इसमें भी बड़ा वाला कौन सा है? तो ये निकट है। निकट में 3 अक्षर हैं तो ये बड़ा है, तो इसका जो उपचार है वो भी बड़ा होगा। तो जो लेंस है ना उसमें भी ज़्यादा अक्षर वाला होगा। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। और जो दूर दृष्टि दोष है, दूर यानी कि 2 ही अक्षर हैं तो ये छोटा है, तो इसमें भी छोटे लेंस का उपयोग होगा। तो उत्तल, उत्तल में 3 अक्षर हैं, ये अवतल से छोटा है, तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में होता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। और ये याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि निकट की वस्तुएं तो हमें साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरोपिया कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जो भी वस्तुएं स्थित हैं वो साफ नहीं दिखाई देती, यानी कि निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती पर दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो निकट में भी एक पैमाना होता है ना कि किसे निकट कहा जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, तो इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाएगा। इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं परंतु निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही। तो यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसके बाद तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या है? तो व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण नेत्र लेंस की जो इलास्टिसिटी है ये कम हो जाती है, जिससे ना तो पास की ही वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो इसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें दोनों लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि आपको
पास की वस्तुएं भी साफ नहीं दिखाई दे रही और दूर की वस्तुएं भी साफ नहीं दिखाई दे रही ना, इसीलिए दोनों लेंस का उपयोग होता है और इसे द्विफोकसी लेंस, बायोफोकल लेंस कहते हैं। इसमें जो चश्मा होता है उसके ऊपर अवतल लेंस का उपयोग होता है जिससे हम दूर की वस्तुएं साफ देख सकें, और नीचे की ओर उत्तल लेंस का उपयोग होता है ताकि हम जो नज़दीक की वस्तुएं हैं उन्हें साफ देख सकें। नज़दीक की वस्तुएं ज़्यादातर हमें पढ़ना होता है, रीडिंग होती है, तो उत्तल लेंस से हम रीडिंग कर सकते हैं और जो अवतल लेंस है इससे हम दूर की वस्तुएं साफ देख सकते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो बायोफोकल लेंस का उपयोग होता है। तो आगे अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो है लेंस का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमने दर्पण का फॉर्मूला देखा था, वो तो आसान था, उसमें तो बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ पर माइनस है। और माइनस में भी आपको ध्यान रखना है कि पहले 1/v है, उसके बाद माइनस है, फिर 1/u है। इसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते। प्लस के केस में क्या था, जैसे दर्पण का फॉर्मूला था उसमें प्लस था, तो चाहे 1/u प्लस 1/v लिख दो या 1/v प्लस 1/u लिख दो, क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब माइनस का केस होता है तो अंतर पड़ जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पहले 1/v है, फिर माइनस है, फिर 1/u है। और वैसे भी इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमेशा बड़ी रकम से छोटी रकम को घटाया जाता है। घटाने के तो हम छोटी रकम से बड़ी रकम भी घटा सकते हैं, पर वो माइनस में आ जाएगी, इसीलिए नॉर्मली बड़ी रकम से छोटी रकम को घटाया जाता है। तो जो v है ये अल्फ़ाबेट में आगे आता है, बड़ा है। इसकी नंबरिंग आप देखेंगे तो ये 22वें नंबर का अल्फ़ाबेट है, और जो u है ये पहले आता है, ये 21वें नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो पहले बड़ा, तो बड़ा कौन सा है? तो v बड़ा है, तो इसीलिए v पहले आएगा। तो f मतलब फोकस दूरी, v का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है ना, ये लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है, तो प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। और u क्या है? तो वस्तु की दूरी, जो वस्तु रखी जाएगी ना वो लेंस से कितनी दूरी पर रखी जा रही है, यह है वस्तु की दूरी। तो इसमें तीन ही चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो फोकस दूरी, एक प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है, और तीसरा है वस्तु की दूरी, कि जो वस्तु है वो लेंस से कितनी दूरी पर रखी गई है। तो इनके न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको जो इनके साइन है, यानी कि कौन से चिन्ह लगेंगे, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, वो पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी, जैसे यहाँ पर लेंस है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, तो लेंस के लेफ़्ट साइड पर कोई भी चीज़ होगी तो वो माइनस में होगी, और लेंस के राइट साइड में कोई भी चीज़ होगी तो वो प्लस में होगी। तो जैसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में आप देख रहे हैं कि जो मुख्य फोकस दूरी होती है वो राइट साइड होती है। तो जब किरणें होती हैं उन्हें उत्तल लेंस राइट साइड में एक जगह एकत्रित कर दे रहा है, तो इसकी फोकस दूरी राइट साइड पर है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी ये प्लस में होगी, और जो u है ये चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ये हमेशा ही माइनस में होती है, क्योंकि ये रूल है कि वस्तु को हमेशा लेफ़्ट साइड पर ही रखा जाएगा, और लेफ़्ट साइड पर मैंने आपको बताया कि हमेशा माइनस में होती है। तो चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जो u की वैल्यू होगी ना, जैसे आपको u की वैल्यू 10 दी है तो हमेशा आपको उसे -10 लिखना है, u हमेशा माइनस में होगा। अभी हम उत्तल लेंस देख रहे हैं तो u इसमें माइनस में हो गया और f इसमें प्लस में हो गया। अब तीसरा बचा प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब है ना, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस में 6 केस हैं, और 6 केस में से 5 ऐसे केस हैं जिसमें जो प्रतिबिंब है वो राइट साइड बन रहा है। तो जब प्रतिबिंब राइट साइड बनेगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और मैंने आपको बताया कि राइट साइड में जब होगा तो प्लस में लेंगे। लेकिन एक ऐसा केस है जो छठा केस है, जहाँ पर प्रतिबिंब लेफ्ट साइड पर बन जाएगा, तो वहाँ पर माइनस में लिया जाएगा जब आपको बताया जाए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी बन रहा है। नहीं तो ज़्यादातर जो उत्तल लेंस है इसमें जो प्रतिबिंब होगा ये हमेशा प्लस में होगा। तो उत्तल लेंस में आप देख रहे हैं कि जो u है ये तो चाहे दोनों ही केस में माइनस में होगा, फोकस दूरी प्लस में होगी, और जो प्रतिबिंब है
ये भी ज़्यादातर पॉजिटिव ही होगा। अब अवतल लेंस देख लेते हैं। तो अवतल लेंस के केस में सभी चीज़ें माइनस में ही होंगी। यू जो है वस्तु की दूरी तो माइनस में होती ही है। इसकी आप जो फोकस दूरी देख रहे हैं, ये भी जो मुख्य फोकस दूरी है ना, वो लेफ्ट साइड पर बनती है, तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी। और इसका प्रतिबिंब भी मैंने आपको बताया ही कि जो प्रतिबिंब है ये उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तो वो भी माइनस में होगा। तो आपको बस साइन पता होने चाहिए। अवतल लेंस में तो आसान ही है, सब माइनस में होगा। उत्तल लेंस में भी आसान है, यू माइनस में होगा, बाकी ज़्यादातर प्लस में होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि फोकस दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और किसकी फोकस दूरी है, तो उत्तल लेंस की। तो हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी या माइनस में, तो प्लस में होगी। तो F = 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी बताई गई है 12 सेंटीमीटर, और ये हमेशा माइनस में ही होगी। कोई भी लेंस हो या दर्पण हो, जो वस्तु की दूरी होती है ये हमेशा माइनस में होती है। तो U = -12 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है प्रतिबिंब की दूरी, तो V की वैल्यू हमें पता करनी है। तो लेंस का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, 1/F = 1/V - 1/U। अब जो भी वैल्यू दी गई है वो पुट कर दो। तो सबसे पहले F की वैल्यू दी गई है, तो 1/4 हो गया इक्वल टू 1/V, क्योंकि V की वैल्यू नहीं दी गई, वो हमें पता करनी है। अब बीच में माइनस का साइन है, ये लगा दो। इसके बाद 1/U, U की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, -12, तो 1/-12। अब इसे सोल्व करो, तो 1/4 इसको ऐसे ही रहने दो, बराबर 1/V हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन कैसे आया, क्योंकि बटे में जो 12 है उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/12। अब इसको आगे सोल्व कर दो, तो 1/4 को ऐसे ही रहने दो। जो राइट साइड प्लस का 1/12 था उसे लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये माइनस का 1/12 हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो 2/12 आएगा, यानी कि 1/6। तो 1/V की वैल्यू होगी 1/6, पर हमें V की वैल्यू चाहिए, तो इसे उलट दो, क्योंकि 1/6 1/V की वैल्यू है, तो V की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो 6 सेंटीमीटर होगी। और ये प्रतिबिंब बताइए वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो आंसर प्लस में आया है, तो जब भी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर ये माइनस में होती तो प्रतिबिंब आभासी होता। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, और यदि लेंस से जो वस्तु की दूरी है ये 30 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई दी है, और लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में फोकस लंबाई प्लस में होगी, तो 10 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी है वो माइनस में होगी, तो -30 सेंटीमीटर। अब हमें V की वैल्यू पता करनी है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो 1/F की वैल्यू है 1/10 इक्वल टू 1/V हमें पता करना है, माइनस 1/U कितना है, तो U की वैल्यू है -30। तो इसे हम सोल्व करेंगे, तो 1/10 को ऐसे ही रहने देंगे, 1/V की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 30 के साथ माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो जो V की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो V की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी होगी, तो 15 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी। अगला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर फोकस अंतर के उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 50 सेंटीमीटर पर एक प्रतिबिंब स्थित है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बिंब दूरी का मान क्या होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है।
तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है। लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव में होगी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 50 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो आगे लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैंने आपको बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब तो लेंस के केस में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है, तो 50 सेंटीमीटर ये प्लस में होगा। और उसके बाद यू की वैल्यू यानी कि वस्तु की दूरी हमें पता करनी है। तो अब तो ये आसान है, जब हमें 3 में से 2 के मान पता चल जाएं तो तीसरी चीज़ का मान तो आसानी से निकल ही आएगा। अब आप फॉर्मूला पुट कर दो, एफ की वैल्यू 10 लिख दो, वी की वैल्यू 50 और यू को पता करना है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर माइनस में 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी? 12.5 सेंटीमीटर। और ये आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो आपका उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी पूछी गई है और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही होती है, तो यू की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। और अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आप जान लीजिए कि वो गलत है, क्योंकि हमेशा ही यू की वैल्यू माइनस में होगी। तो ये तो हो गए उत्तल लेंस के प्रश्न। अब अवतल लेंस के प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। तो बताइए कि ये प्लस में होगी या माइनस में होगी? तो हम लेंस देखते हैं। तो लेंस कौन सा है? तो अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के केस में तो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें माइनस में ही होती हैं, तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी 15 सेंटीमीटर। और जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में होगी। अब हम v की वैल्यू निकालते हैं। तो लेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो f की वैल्यू माइनस में है, तो 1/-15 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू हमें पता करनी है। उसके बाद 1/u, u की वैल्यू -30 है, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो -3/30 आ जाएगा, यानी कि v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो लेंस है इसे प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो -10 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अवतल लेंस प्रधान अक्ष पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस कौन सा है? तो अवतल। तो पहले यहाँ बताया गया है कि इसके प्रधान अक्ष के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, माइनस में होगी। उसके बाद है कि जो प्रतिबिंब है इसकी लेंस से दूरी कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है, तो अवतल लेंस है, तो यहाँ पर तो सब कुछ माइनस में होगा। तो u की वैल्यू -20 है और v की वैल्यू -10 है। हमें पता क्या करना है? तो f की वैल्यू पता करनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो 1/v 1/-10 हो जाएगा और -1/u 1/-20 हो जाएगा। तो इसे आप जब सोल्व करेंगे तो जो f की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसमें जो लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी हो जाएगी? तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है और उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि इसका जो प्रतिबिंब है ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यहाँ पर फोकस दूरी भी दी हुई है और प्रतिबिंब की दूरी भी दी हुई है। हमें वस्तु की दूरी पता करनी है। तो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, माइनस में होगी। क्यों होगी? मैंने आपको बता ही दिया क्यों होगी, क्योंकि अवतल लेंस है। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर है, ये भी माइनस में होगी क्योंकि अवतल लेंस है। अब हमें वस्तु की दूरी पता करनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 1/f यानी कि 1/-20 इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू है -12 माइनस 1/u, u की वैल्यू हमें पता करनी है। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो आपका आंसर आएगा -30। तो जो
वस्तु की दूरी होगी ना वो 30 सेंटीमीटर होगी, और अवतल लेंस के केस में जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी सब कुछ माइनस में ही है, तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी होगी, तो 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी होगी। अब आखिर में हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है, और यह फोकस दूरी का उल्टा होता है। फॉर्मूला जो इसका होता है ये फोकस दूरी का उल्टा होता है। और जो लेंस की क्षमता होती है ना, इसको डायोप्टर में मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो डायोप्टर में मापा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो P की वैल्यू होती है, P यानी पावर ऑफ लेंस, तो P की वैल्यू निकालते हैं 1/f से। लेकिन याद रखिएगा जब फोकस दूरी मीटर में हो तब इसका फॉर्मूला 1/f होगा, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब इसका फॉर्मूला 100/f होगा, 100/f होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप 1/f से भी निकालेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन पहले आपको जो फोकस दूरी है उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए आसान क्या है कि जब मीटर में दिया हो तो 1/f कर दो, जब सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f कर दो। और याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि आसान तरीका क्या है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100/f कर दो, तो 100/25, इसका आंसर 4 डायोप्टर आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें, जो कि आप नहीं करेंगे, तो इसे आप 1/f से भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले 25/100 करो, उसके बाद इसे सोल्व करो, जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आसान तरीका क्या है, अगर मीटर में फोकस दूरी दी है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में दी है तो 100/f। यहाँ पर सेंटीमीटर में फोकस दूरी थी तो 100/f, 100/25 कितना आएगा, 4। और मैंने आपको बताया कि जो लेंस की क्षमता होती है इसे डायोप्टर में मापा जाता है, इसलिए D लिखा जाता है। तो 4D इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी है तो 100/f कर दो, कितना आसान है, तो 100/20। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 डायोप्टर इसका आंसर आएगा। तो इसी से एक और प्रश्न बनता है, वो भी आसान है। तो कई बार क्या होता है कि दो लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर इसकी क्षमता पूछी जाती है। तो जब दो लेंसों को आपस में जोड़ा जा रहा है तो इसका भी आसान है, दोनों की अलग अलग क्षमता निकाल लो और उन्हें आपस में जोड़ दो। कैसे, जैसे ये प्रश्न देखिए कि 20 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों को आपस में सटाकर रखा जाता है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो पहले दोनों की अलग अलग क्षमता निकाल लो, फिर इन्हें जोड़ दो। जैसे 20 सेंटीमीटर की क्षमता क्या होगी, तो सेंटीमीटर में है तो 100/f, तो 100/20 कितना आएगा, 5 डायोप्टर। उसके बाद आगे है 40 सेंटीमीटर, तो 100/40 कितना आएगा, 2.5 डायोप्टर। तो 5 जमा 2.5 कितना होता है, तो 7.5 होता है। तो 7.5 डायोप्टर इसका आंसर आएगा। और जो आंसर है वो पॉजिटिव में है, धनात्मक में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इसकी जो क्षमता है या फोकस दूरी है धनात्मक में होगी तो उत्तल लेंस होगा, अगर ऋणात्मक में हो तो अवतल लेंस होगा। यहाँ पर पॉजिटिव में है, धनात्मक में है, तो ये उत्तल लेंस है। जैसे अगला प्रश्न है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को अगर आपस में सटाकर रखा जाता है तो क्षमता ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इसीलिए मैंने ये सम को इंक्लूड किया है कि एक लेंस है उत्तल और दूसरा लेंस कौन सा है, अवतल। और मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है और क्षमता होती है ये पॉजिटिव होती है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी और क्षमता नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर
फोकस दूरी ही दी हुई है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो पॉजिटिव में होगी, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव में होगी। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में इसे ऐड नहीं करना। तो पहले जो उत्तल लेंस है वो प्लस में होगा, क्योंकि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो प्लस में है, और जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी माइनस में है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 25, तो 100/25 4 आ गया। और जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर में है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100/10 कितना आएगा? 10। तो 4 में से 10 को घटा दो। घटा क्यों रहे हैं? पहले हमने उत्तल लेंस लिया, वो पॉजिटिव में है, फिर हमने अवतल लेंस लिया, वो नेगेटिव में है। चाहे पहले आप अवतल ले लो चाहे उत्तल ले लो, लेकिन आपको साइन चेंज नहीं करना। अवतल के साथ माइनस होगा और उत्तल के साथ प्लस होगा। तो बड़ी रकम के साथ जब माइनस होगा तो उत्तर भी तो माइनस में ही आएगा। तो 4 - 10 कितना आंसर आएगा? तो -6 डायोप्टर इसका आंसर आएगा। और जो डायोप्टर है इसकी वैल्यू भी माइनस में आ रही है, तो ये कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस के केस में उसकी जो फोकस दूरी होती है वो भी ऋणात्मक होती है, और जो उसके लेंस की क्षमता होती है वो भी ऋणात्मक ही होती है। और उत्तल लेंस के केस में फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों ही पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस का फॉर्मूला बताना है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1/v - 1/u = 1/f। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस या दोनों ही। तो अवतल लेंस कौन सा लेंस माना जाता है? तो इसे अपसारी लेंस माना जाता है, क्योंकि ये किरणों को पसार यानी कि फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लेंस जो किनारों से बीच में मोटा होता है वो कहलाता है, यानी कि किनारों से ज़्यादा वो बीच में मोटा होता है। इसके किनारे पतले होते हैं और जो मध्य होता है वो मोटा होता है। वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उभयावतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल दर्पण। तो जो उत्तल लेंस होता है ना, ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है? कार हेडलाइट में, टॉर्च में, माइक्रोस्कोप में या झरोखे में। तो इसका सही जवाब है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पीप होल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीप होल में किसका उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में ऊपरी और निचले भाग में क्रमशः कौन से लेंस होते हैं? तो जो बायफोकल लेंस होता है उसमें ऊपर की ओर कौन सा लेंस होता है और नीचे की ओर कौन सा लेंस होता है? तो ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है, जो कि दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है, और नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है, जो कि निकट की वस्तुएं देखने के काम आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है यह सदैव डैश होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा ही आभासी और सीधा बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस में जब बिंब अनंत पर रखा जाता है तो जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो जल्दी से इसका डायग्राम बना लेना है। तो जब उत्तल लेंस में जो वस्तु है अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो जो लेंस की फोकस दूरी दी है वो 25 सेंटीमीटर दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो 100/f यानी कि 100/25। तो इसका जवाब कितना आएगा? 4 डायोप्टर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
तो आज का आखिरी प्रश्न है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या ध्वनि की तीव्रता की? तो जो डायोप्टर है ये लेंस की क्षमता की इकाई है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।